सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक साथ कंपेयर करते हुए समझेंगे, जिससे आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे एंड हमारा सिलेबस भी जल्दी खत्म होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें सिंपैथेटिक सिस्टम की, सिंपैथेटिक सिस्टम से रिलीज होता है एसिटाइलकोलिन, जो 3, 7, 9, 10 वाली क्रेनियल नर्व से एंड S2, S3, S4 वाली स्पाइनल नर्व के थ्रू रिलीज होकर अपने रिसेप्टर पर बाइंड होकर अपना एक्शन देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बनता है T1 से लेकर T12 वाली स्पाइनल नर्व से एंड L1, L2 वाली नर्व इसमें शामिल होती है। इसी के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड एसिटाइलकोलिन, जो अपने रिसेप्टर पर बाइंड होकर अपना एक्शन देते हैं। चलिए हम बात करते हैं इनके रिसेप्टर की। सिंपैथेटिक सिस्टम में दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक एंड मस्करेनिक। ये निकोटिनिक रिसेप्टर भी दो तरह के होते हैं, NN और NM के नाम से हम जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें मस्करेनिक रिसेप्टर की, मस्करेनिक रिसेप्टर 5 तरह के होते हैं, जिन्हें हम M1, M2, M3, M4 एंड M5 के नाम से जानते हैं। ये तो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर। अब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक के कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में भी दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, जिन्हें हम अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। ये अल्फा जो होता है ये हमारे दो तरह के होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, एंड बीटा हमारे 3 तरह के होते हैं, जिन्हें हम बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 के नाम से जानते हैं। और हमें ये भी समझना है, जब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं तो उस समय पर बॉडी में क्या क्या एक्टिविटी होती है, मतलब हमारे ऑर्गन उस समय पर क्या करते हैं, कैसा रिस्पॉन्स होता है उनका। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारी ऑर्गन की सरफेस पर मौजूद होते हैं रिसेप्टर, जिन पर बाइंड होता है न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने एक्शन देते हैं। लेकिन ये न्यूरोट्रांसमीटर भी दो तरह के, जैसे कि आपको पता है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। जब ये बाइंड होंगे तो बॉडी में एक्साइटेटरी वाले रिस्पॉन्स भी होंगे, कुछ इनहिबिटरी वाले रिस्पॉन्स भी होंगे। तो हमें यही समझना है कि कौन से जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो जब किस रिसेप्टर पर बाइंड होंगे और वो किस ऑर्गन पर एक्साइटेटरी एक्टिविटी शो करेंगे और किस ऑर्गन पर इनहिबिटरी एक्टिविटी शो करेंगे। मेन हमको यही समझना है। अगर आपने ये समझ लिया तो ये आगे तक के लिए आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इससे आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से बोले तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशन से M1 रिसेप्टर ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, स्टोमक के पैराइटल सेल में एंड सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। चलो लगे यार इनकी वर्किंग को भी समझ लेते हैं। जब एसिटाइलकोलिन M1 रिसेप्टर से बाइंड होता है तब ब्रेन अटेंशन पोजीशन में आ जाता है एंड चीज़ों को मेमोराइज करने लगता है धीरे धीरे। बात करें स्टोमक की तो उस समय पर एसिटाइलकोलिन के बाइंड होते ही हिस्टामिन रिलीज होता है एंड चैनल एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण HCl सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। ये HCl हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करता है। एट लास्ट अगर हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड की तो ये सलाइवा के सिक्रीशन को स्टार्ट कर देते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मुंह में नमी बनाए रखने के लिए, एंड भोजन का जो पहला डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हमारे माउथ में ही होता है। ये तो था हमारा M1 रिसेप्टर। चलो हम समझते हैं M2 रिसेप्टर को। ये हमारे M2 रिसेप्टर जो होते हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारा M2 रिसेप्टर है वो वेगस नर्व के थ्रू ब्रेन से कनेक्टेड है और इसी के थ्रू हमारा एसिटाइलकोलिन M2 रिसेप्टर पर बाइंड होगा। हमारे हार्ट में प्रेजेंट है SA नोड एंड AV नोड, जो पेसमेकर हैं, हार्ट की बीट को बीट करने में हेल्प करते हैं। बट इन्हीं SA एंड AV नोड में ही प्रेजेंट होता है हमारा M2 रिसेप्टर, जो वेगस नर्व के थ्रू ब्रेन से कनेक्टेड है, मतलब हमारा हार्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है। जब ब्रेन के थ्रू एसिटाइलकोलिन M2 रिसेप्टर पर बाइंड करता है तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड हार्ट रेट स्लो होगी एंड ब्लड पंप भी करेगा स्लो। अब हम समझते हैं M3 रिसेप्टर को। ये हमारी प्यूपल, ब्लड वेसल, आई, माउथ, लंग्स, गॉल ब्लैडर एंड स्पून मसल में भी प्रेजेंट होता है एंड स्किन में भी। ये M3 रिसेप्टर फ्लूइड ट्रेन करने में, बोले तो फ्लूइड रिलीज करने में हेल्प करता है, मतलब लुब्रिकेशन बना के रखता है। ये हमारे स्किन, आई, माउथ और लंग्स में लुब्रिकेशन बना के रखेगा एंड हमारे ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, लेकिन गॉल ब्लैडर, स्मूथ मसल एंड प्यूपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ये तो हमारा M3 रिसेप्टर। चलो हम समझते हैं M5 रिसेप्टर को। M4 को समझेंगे बाद में। M5 जो रिसेप्टर है हमारे ब्रेन में ही होता है। जब हमारे एसिटाइलकोलिन M5 रिसेप्टर बाइंड करता है जो ब्रेन में है, तो हमारे ब्रेन से डोपामिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। M5 रिसेप्टर कब बाइंड होगा? जब आप खुश होंगे, जब आपको बहुत खुशी मिलेगी। और आपको खुशी कब कब मिलती है वो तो आप अच्छे से जानते होंगे। लोग बचा था हमारा जो M4 रिसेप्टर, वो हमारे एक स्टॉपर की तरह काम करता है। इसका अता पता किसी को नहीं पता कि ये कहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये क्या काम करता है ये सबको पता है। चलो इसके काम को समझाता हूँ आपको। एसिटाइलकोलिन हर जगह बाइंड कर चुका होता है और अपना काम निपटा चुका होता है, मतलब वो हर एक काम से फ्री हो गया है। अब वो बहुत थक गया है तो ब्रेन से बोलता है, ब्रेन भाई बहुत हो गया यार, अब बताओ यार मैं सिगरेट होना बंद करूँ। तो ब्रेन बोलता है, भाई
पता कैसे चलेगा मुझे कि एसिटिलकोलिन तुम सिक्रीट हो चुके हो बहुत ज़्यादा, पता कैसे चलेगा? तो भाई ये जो एसिटिलकोलिन है ये M4 रिसेप्टर पर जाके बाइंड हो जाता है, तो एसिटिलकोलिन का सिक्रीशन बंद हो जाता है। ये M4 रिसेप्टर पर बाइंड होकर खुद के ही रिलीज़ को, मतलब एसिटिलकोलिन अपने खुद के ही रिलीज़ को बंद कर देता है कि भाई अब और सिक्रीट मत हो, बहुत है, इतना काम ख़त्म हो चुका है। आप ऐसे समझो कि आपके घर के ऊपर एक टंकी लगी हुई है बहुत बड़ी, जिसे आप एक मोटर के थ्रू भरते हो, है ना। लेकिन उस टंकी का पानी आप हर जगह के लिए इस्तेमाल करते हो और आपने मोटर को भी चालू कर दिया कि टंकी भरती रहे। तो जब आप टंकी का पानी हर जगह इस्तेमाल कर रहे हो और मोटर से पानी भरता भी जा रहा है, मतलब एसिटिलकोलिन रिलीज़ भी हो रहा है और यूज़ भी होता जा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपना पानी वाला हर एक काम, हर जगह का पानी का जो सप्लाई है वो आपका सफिशिएंट हो जाएगा, आप अपना काम पानी का पूरा कर चुके हैं। तो अब आपको, और आपकी टंकी भी पूरी फुल हो गई है, तो भाई जो मोटर से जो पानी निकल रहा है उसको बंद करने के लिए कोई सिग्नल तो चाहिए। तो भाई जो वो टंकी पूरी भर जाती है, तो भरने के बाद टंकी का ओवरफ्लो होने लगता है एक पाइप के थ्रू। उस ओवरफ्लो के थ्रू आपको पता चल जाता है कि टंकी पूरी भर गई है, अब इसे बंद कर देना चाहिए। सेम हमारा एसिटिलकोलिन के साथ भी ऐसे ही होता है। जब वो अपने हर एक रिसेप्टर से बाइंड कर चुका होता है M1, M2, M3 और M5 रिसेप्टर से, तो उसको ये सिग्नल देना पड़ता है कि भाई अब मैं बहुत रिलीज़ हो गया हूँ, मुझे बंद करो। तो जाके M4 रिसेप्टर पर जाकर वो बैठ जाता है कि भाई मेरा रिलीज़ अब बंद हो जाएगा। समझते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर को। निकोटिनिक रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, इन्हें हम NN और NM के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं ये रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट है हमारा NN रिसेप्टर। ये प्रेजेंट होता है सोमैटिक मोटर डिवीज़न में एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल में। जब एसिटिलकोलिन सोमैटिक मोटर डिवीज़न में मौजूद होता है, NN रिसेप्टर से बाइंड होता है, तभी सेंसरी नर्व के थ्रू ऑर्गन तक सेंस पहुंचता है। एज द रिजल्ट हमारे मसल का मूवमेंट होता है। चलो हम समझते हैं NM रिसेप्टर को। ये NM रिसेप्टर स्केलेटल मसल में मौजूद होते हैं। स्केलेटल मसल में नहीं, स्केलेटल मसल के न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन जो होता है वहाँ पर मौजूद होते हैं। जब एसिटिलकोलिन बाइंड होता है तब स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम खत्म हुआ, चलो हम समझते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम को। जैसे कि आपको पता है हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम में अल्फा बीटा रिसेप्टर होते हैं और इन्हें भी सब क्लासीफाई किया गया है। अब हमें यही समझना है कि ये रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं एंड जब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन इन रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गलती से यहाँ पर एसिटिलकोलिन बोल दिया, यहाँ पर एसिटिलकोलिन नहीं डोपामिन आएगा। प्लीज़ आप अपने नोट्स में भी क्लियर कर लीजिएगा। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जिन्हें हम एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन के नाम से भी जानते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर कैटाकोलामिन ग्रुप से बिलोंग करते हैं क्योंकि इनकी चेन में कैटाकोला रिंग प्रेजेंट होता है। बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, तो ये डोपामिन की रिलीज से हमारी बॉडी को प्लेजर मिलता है और हमारे मूवमेंट और मोशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है डोपामिन। ये नॉरएपिनेफ्रिन रिस्पॉन्सिबल होता है फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए। ये हमारी बॉडी में फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है, हमारे कॉन्सेंट्रेशन लेवल को भी इंक्रीज़ करता है। एंड ये जो हमारा एपिनेफ्रिन है ये हमारी बॉडी में अधिकतर फाइट एंड फ्लाइट वाले रिस्पॉन्स के लिए ज़्यादातर एक्टिव यही होता है। अधिकतर कंडीशन में यही एक्टिव होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है उस कंडीशन के लिए। जब इसका रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में तो हमारी हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है, ब्लड का फ्लो एंड ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। अब हमें यही समझना है कि ये जब अल्फा बीटा रिसेप्टर पर ये सभी न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होते हैं तो क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं, तभी तो हमें इसकी एक्टिविटीज समझ में आएगी। हमारे अल्फा रिसेप्टर को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, और इन अल्फा 1 और अल्फा 2 को भी सब क्लासीफाई किया गया है। लेकिन अभी हमें इतना डीप में नहीं जाना है, अभी हमें अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और हमारे बीटा रिसेप्टर को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। चलो ये समझ लेते हैं कि रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं और जब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर इन पर बाइंड होते हैं तो क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस अब आप यही सोच रहे हो कि कब तक ऐसे पकाएगा, कब शुरू करेगा। चलो भाई शुरू करते हैं। हम अल्फा 1 रिसेप्टर से। अल्फा 1 रिसेप्टर को आप अल्फा मेल की तरह समझो। अल्फा मेल कैसे नेचर के होते हैं, कूल इन नेचर, वो खुद को क्या बोलते हैं, बी कूल। लेकिन हमारे यहाँ पे CWL वाला कूल नहीं है, KUL वाला कूल है। ये आपको हेल्प करेगा याद करने में, तो KUL वाला कूल समझो। इसे हुआ ब्लड वेसल ऑफ स्मूथ मसल। जब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर इस पर बाइंड होंगे तो हमारे ब्लड वेसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण हमारे ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से होगा
और ब्लड हमारा बहुत प्रेशर के साथ फ्लो होगा। ई से वो हमारा आइस, अब आइस पर क्या होगा, डायलेशन होगा, हमारी जो प्यूपिल है वो डायलेट होंगी। के से वो हमारा किडनी, किडनी से रेनिन का रिलीज कम होगा। जब रेनिन का रिलीज कम होता है तो क्या होगा, हमारे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसके कारण हमारे ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे एंड हमारे बीपी बढ़ता ही जाएगा, हमारे ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। यूसो है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर ऑफ स्फिंक्स, ये जो हमारे ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर का, उसका ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको हम स्फिंक्स कहते हैं। और यहीं पर जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो हमारा यूरिन का रिलीज कम होगा, हमारे यूरिन का रिटेंशन होगा, मतलब यूरिनेशन नहीं होगा एंड यूरिन पास नहीं होगा। अच्छा, हमारा एल से वो हमारा लिवर, लिवर में क्या होगा, जो हमारे स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा ताकि बॉडी को एनर्जी मिल सके। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनोलिसिस के नाम से जानते हैं। बट हमारा अल्फा 1 रिसेप्टर समाप्त हुआ, चलो अब अल्फा 2 रिसेप्टर को समझे। चलो हम समझते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर को। अल्फा 2 रिसेप्टर प्री साइनेप्टिक नर्व की एंडिंग में प्रेजेंट होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को कम करता है ताकि न्यूरोट्रांसमीटर का ओवरफ्लो ना हो। अल्फा 2 रिसेप्टर पैंक्रियाज में भी प्रेजेंट होता है, जो इंसुलिन के सिक्रीशन को कम करता है। चलो बेटा जी अब बीटा को भी देख लेते हैं। जी शुरू करते हैं बीटा रिसेप्टर से। तो शुरू करें हम पहले बीटा 1 रिसेप्टर से। बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट होता है, जो कि हार्ट की बीट को बढ़ाता है और किडनी से रेनिन के रिलीज को भी बढ़ाता है ताकि सोडियम का एब्जॉर्प्शन जल्दी जल्दी हो और हार्ट भी पंप जल्दी जल्दी हो। तो बीटा 2 रिसेप्टर को समझें। बीटा 2 रिसेप्टर लंग्स एंड ब्लड वेसल और स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है। जब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर इन पर बाइंड होते हैं तो यहाँ पर डायलेशन होता है, लंग्स में भी और ब्लड वेसल और स्केलेटल मसल में भी। आईटी की मोटिलिटी को डिक्रीज करते हैं एंड न्यूट्रियस में लेबर इनिबिशन को बढ़ाते हैं। लेबर इनिबिशन बोले तो रिलैक्स होकर बेबी के जो होता है बेबी को ईजिली बाहर निकालने वाली प्रोसेस। प्रेगनेंसी के टाइम पर जब न्यूरोट्रांसमीटर बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तो यूट्रियस रिलैक्स होगा एंड नॉर्मल कंडीशन में जब लेडी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है तब बीटा 2 रिसेप्टर पर अगर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होंगे तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर याद रखना है। पैंक्रियाज में मौजूद बीटा 2 रिसेप्टर इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं बीटा 3 रिसेप्टर की, जो कि एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये ब्रेक डाउन करते हैं लिपिड का एंड कुछ बीटा 3 रिसेप्टर यूरिनरी ब्लैडर में भी प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ पर रिलैक्सेशन करते हैं यूरिनरी ब्लैडर का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझ लो, कोई नहीं बताएगा ये आपको, ये कंपैरिजन और समझ लो कि किस रिसेप्टर पर क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब न्यूरोट्रांसमीटर बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड हो रहे हैं तो स्केलेटल मसल और ब्लड वेसल में डायलेशन हो रहा है। वहीं जब हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर स्मूथ मसल और ब्लड वेसल में बाइंड हो रहे हैं, स्मूथ मसल की ब्लड वेसल पर बाइंड हो रहे हैं, तो यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है ब्लड वेसल का। जब न्यूरोट्रांसमीटर अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड होगा किडनी पर तो हमारे रेनिन का रिलीज कम हो रहा है यहाँ पर। वहीं हम बात करें बीटा 1 रिसेप्टर की तो यहाँ पर किडनी से रेनिन का रिलीज बढ़ रहा है। और अगर हम देखें अल्फा 2 रिसेप्टर को तो यहाँ पर पैंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखें बीटा 2 रिसेप्टर को, जो कि पैंक्रियाज में मौजूद है, यहाँ पर इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये डिफरेंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, तो ये आपको जरूर याद रखना है। आपको जो भी डाउट्स हों वो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर बताएं। आई होप गाइस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। आप अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।